Hello everyone, most welcome to my channel. Here I am going to discuss what is natural resources, जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम इनके डेफिनेशंस देखेंगे जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं और इसके साथ साथ में प्राकृतिक संसाधन को और कौन से संसाधन कहते हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। साथ ही हम इनका वर्गीकरण भी देखेंगे। कई सारे वर्गीकरण दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन जिन्हें हम कह सकते हैं, तो इनके अलग अलग हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। साथ साथ में जो हमारे मुख्य रूप से जो दो प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें कि हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं, इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में इसमें जो है कई सारे प्राकृतिक संसाधन के बचाव के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स और सम्मेलन किए गए थे, उसको भी हम यहाँ पर संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन जिनका उपयोग इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब चूंकि ये प्रकृति की देन है और इनका हमारा अस्तित्व इन्हीं से है। अगर प्राकृतिक संसाधन हमारे पृथ्वी पर मौजूद होंगे, इनका अस्तित्व होगा, तभी हमारा भी अस्तित्व संभव है। और चूंकि ये हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, इस वजह से इन्हें हम पृथ्वी संसाधन या फिर अर्थ रिसोर्सेज भी कहते हैं। एग्जाम्पल में वायु, भूमि, मृदा, नदियां, झीलें, जल, खनिज संसाधन, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम कि अर्थ और परिभाषा इसकी कि किसने क्या कहा है। पीई मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि इनमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, निःशुल्क हमको मिलता है और ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। फिर है नॉर्टन एस जिन्सबर्ग ने कहा है कि प्रकृति द्वारा दिए गए स्वतंत्र पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं के उपयोग के घेरे में आते हैं तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जब हम अपनी क्रियाओं के द्वारा इनका उपयोग करते हैं तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में स्वतंत्र पदार्थ हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। फिर विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वातावरण में प्राकृतिक रूप से मानव के प्रयास से विरत पाए जाते हैं, यानी कि हमें इनके लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, बल्कि हमें ये निःशुल्क ही मिल जाते हैं बिना कोई प्रयास किए। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम इनके महत्व के बारे में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है प्राकृतिक संसाधन की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है वो है निष्क्रियता। निष्क्रियता यानी कि नॉन एक्टिव। तो चूंकि ये स्वयं निष्क्रिय होते हैं और इनका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, हम मेहनत करके इनका उपयोग करते हैं और अपने टेक्निकल नॉलेज के द्वारा इनका उपयोग करते हैं, तो ओवरऑल ये हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। ओके, स्वयं में ये निष्क्रिय होते हैं, यानी कि ये एक्टिव नहीं होते हैं। फिर निःशुल्क उपलब्धता यानी कि अनपेड अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि निःशुल्क होते हैं, प्रकृति को कुछ भी हम नहीं देते हैं इसके लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं हमारी प्रकृति में। फिर ज्ञात एवं अज्ञात होते हैं, यानी कि नोन एंड अननोन होते हैं। तो जिनकी जानकारी हमें है वो नोन रिसोर्सेस कहलाते हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं है वो अननोन नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं। फिर आती है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। तो प्राकृतिक संसाधनों में विविधता पाई जाती है, इसी आधार पर इन्हें हम अनेक श्रेणियों और उप श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो चलिए अब इसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, अजैविक और जैविक। ओके, जो अजैविक संसाधन है वो वे संसाधन होते हैं जो गैर जीवित चीजों और गैर कार्बनिक पदार्थों से मिलते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उन पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, पानी है, वायु है, भूमि है, धातु जैसे कि लोहा, तांबा, सोना और चांदी, ये के सारे आपके अजैविक संसाधन होते हैं। और जैविक में जीवित प्राणी, पौधे और जानवर और जितने भी कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होते हैं वो आपके सारे के सारे जैविक संसाधन में आ जाएंगे। इसमें आपका जीवाश्म ईंधन भी आता है जो कि क्षययुक्त कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होता है। तो ये जो अजैविक और जैविक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमने शॉर्टकट में आपको वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था, यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए इसके बाद में आ जाता है स्रोत के आधार पर कहां से हमें ये प्राप्त होता है। तो इसमें इनको 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला है खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। अब ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें भूगर्भ से मशीनों की सहायता से निकालकर भूतल पर लाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर होते हैं और वहां से मशीनों की सहायता से इन्हें पृथ्वी पर लाया जाता है। वो आपके खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लौ अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, कोयला है, खनिज तेल है, चांदी, सोना, ये सारे के सारे आपके खनिज संसाधन कहलाते हैं। फिर आता है मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन यानी कि सॉइल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ठोस भूपटल पर पाए जाते हैं। ओके, अर्थात मिट्टी से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो आपके सॉइल रिसोर्सेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो आप, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, कंकड़, पत्थर, ये सारे के सारे आपके मृदा संसाधन में आ जाते हैं। फिर आता है जल संसाधन। तो भूमंडल पर जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? हमें सागर, नदी, महासागर, जलाशय, यहाँ से हमें जल प्राप्त होता है और इनसे हमें जो पीने का, सिंचाई का या फिर विद्युत उत्पादन के लिए जो भी जल प्राप्त होता है वो सारे के सारे आपके वाटर रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि मछली, मोती, मूंगा आदि भी प्राप्त होते हैं हमें जल से। यानी जल संसाधन से हमें क्या क्या चीज, जल तो मिलता है, ये इसके अलावा मछली भी प्राप्त होती है, मोती भी, मूंगा भी, तो जो भी जल में पाए जाते हैं वो सारे के सारे हमें इनसे प्राप्त होते हैं। फिर वनस्पति संसाधन यानी कि बोटानिकल रिसोर्सेस। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनसे प्राप्त उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो वनस्पति संसाधन कहलाते हैं, जिसे हम बोटानिकल रिसोर्सेस कह सकते हैं। यानी कि पेड़ पौधे से जो हमें प्राप्त होते हैं वो वनस्पति में आ जाते हैं, जैसे कि लकड़ियां, पत्तियां, लाख, कत्था, ये सारे के सारे आपके वनस्पति संसाधन कहलाते हैं। फिर जो पांचवा है, लास्ट है, वो है जीव जंतु संसाधन। वे संसाधन जो स्थलीय एवं जलीय जीव जंतुओं के रूप में मानव को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो स्थल पर पाए जा रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर आप कह सकते हो, उस पर पाए जा रहे हैं, और जो जल में पाए जा रहे हैं जीव जंतु, तो वो सारे के सारे जीव जंतु संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद में आता है उपलब्धता या फिर आपूर्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और उसमें क्या डिफरेंस है विद पिक्चर। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। तो उपलब्धता आपूर्ति के आधार पर इनको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक है संपूर्ति या फिर आपूर्ति अथवा सतत संसाधन। अब ये वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका उपयोग निरंतर किया जा सकता है। सतत मीन्स निरंतर किया जा सकता है, उन्हें संपूर्ति या फिर सतत संसाधन कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, प्राकृतिक वनस्पति है, सूर्यताप, इनका क्या है, हम निरंतर इनका उपयोग कर रहे हैं। फिर अपूर्य या फिर अनापूर्ति या फिर संचित संसाधन, ये वे होते हैं जो कि सीमित होते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इनको हम अनापूर्ति या फिर संचित संसाधन कहते हैं, जैसे कि खनिज अयस्क हो गया, कोयला, खनिज तेल, लकड़ी। इनका क्या होता है कि हमने एक बार प्रयोग किया या फिर मान लो 2-4 बार, कई बार प्रयोग किया, तो इसके बाद में ये लास्ट में समाप्त हो ही जाएंगे। ओके, यानी कि ये रिन्यू नहीं होते हैं। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट जो वर्गीकरण है, वो है विकास की अवस्था के आधार पर। तो इसमें जो है इनको भी 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है संभाव्य संसाधन। क्या है? अब ये वे संसाधन होते हैं जिनकी किसी प्रदेश में उपस्थित होने की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान होती हैं। ओके, यानी कि संभावना होती है कि वहां पर ये संसाधन उपस्थित होंगे, जैसे कि गंगा नदी में पर्याप्त जल विद्युत की संभावना का होना, ये एक संभाव्य संसाधन का एग्जाम्पल है। फिर ज्ञात संसाधन, अब ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उनकी मात्रा भली भांति निश्चित की जा चुकी है, यानी कि सर्वेक्षण के द्वारा कि ये हाँ इतने संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं, यानी कि उनकी मात्रा जो है हमें पता है, तो वो आपके ज्ञात संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला है, लौह अयस्क की खदान है, तो क्या होते हैं, जब ये खुदाई होती है तो उसमें ये प्राप्त होते हैं, तो हमें इनकी मात्रा भली भांति पता होती है। फिर इसके बाद अज्ञात संसाधन। अज्ञात संसाधन वे हैं जिन्हें अभी ढूंढा नहीं गया है और ना ही इनका दोहन किया गया है, अर्थात अभी ये भविष्य के गर्त में समाये हुए, यानी कि अभी इनको प्राप्त नहीं किया गया है, वो आपके अज्ञात है। ओके, चलिए अब आता है आपका मुख्य रूप से जो जनरली जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो है आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन। तो मुख्य रूप से और इन्हें उपयोग की दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया गया है। ओके, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इसके अलावा जैसे कि और भी पहले क्या था, पहले आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी आपने देखा है प्रेजेंट जो अभी हम ये नेट का पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपका जैविक और अजैविक रिसोर्सेस में से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको पूरी ओवरऑल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, जिससे कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है इनके वर्गीकरण के बारे में आप बता सको। चलिए, तो पहला है इसमें नवीकरणीय, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये संसाधन है जिनका लगातार उपयोग करने पर वो फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, या जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये खत्म नहीं होंगे कि आपने उपयोग किया कुछ दिन तक या कुछ साल तक, उसके बाद में ये खत्म हो जाएंगे। ये पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, इसी वजह से इसका नाम रिन्यूअल, यानी इनको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन, ये सब क्या है, इनको हम वन, पेड़ पौधे दोबारा से उगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लगातार जितना हम इनका दोहन कर रहे हैं, यानी कि जितना हम इनका उपयोग कर रहे हैं, उतना ही अगर हम पेड़ पौधों को लगाते हैं तो क्या होता है कि आपके जो वन है वो कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जितना उपयोग कर रहे हो, यानी कि आप ज्यादा उपयोग कर रहे हो जबकि आप पेड़ पौधे कम लगा रहे हो, तो क्या होगा, वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी ये है, अगर इन्हें हमें निरंतर उपयोग में लेकर के आना है तो साथ साथ में जितना हम उपयोग कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें इनको लगाने में, मतलब इनको उगाने में पेड़ पौधों का प्रयास करना चाहिए। ओके, अब उसके बाद में अनवीकरणीय है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ये वे संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने पर जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं, या जिनको उत्पन्न होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। बहुत ज्यादा का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें कि लाखों वर्ष लग जाते हैं दोबारा उत्पन्न होने में, और हमारी लाइफ इतनी तो है नहीं, लाखों वर्षों तक हम तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो इस वजह से इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जा सकता है, कि क्योंकि ये कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे, और जब एक बार ये खत्म हो जाते हैं तो जल्दी इनको उत्पन्न नहीं किया जाता है, बहुत अधिक समय लगता है इनको दोबारा से उत्पन्न करने में। जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये सब क्या है, ये अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा उत्पन्न करने में लाखों वर्ष लग जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। ओके, तो इसलिए एक बार उपयोग, और कई सारे ऐसे भी हैं कि एक बार उनका उपयोग होने के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ओके, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य अंतर है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो, तो नवीकरणीय का मतलब, जैसा कि हमने पुनः स्थापना इनकी संभव है, लेकिन जो अनवीकरणीय है इनका नवीकरण संभव नहीं है। और यदि जो नवीकरणीय है, यदि इन संसाधनों को सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये संसाधन हमेशा के लिए रह सकते हैं, यानी कि अगर आप जितना उपयोग कर रहे हो उतना ही साथ साथ में उनको आप रिन्यू भी करते रहो, तो इससे क्या होगा कि ये कभी खत्म नहीं होंगे और हमेशा के लिए हमारे लिए रहेंगे। जबकि जो अनवीकरणीय है, ये संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पहले समाप्त हो जाएंगे जल्दी, और कुछ काफी दिनों के यूज, सालों के यूज करने के बाद में खत्म होंगे, लेकिन एक दिन समाप्त हो ही जाएंगे ये। नवीकरणीय, यदि इनका नवीकरण बढ़ाया जाए तो इनकी मात्रा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिन्यू करोगे उतना ही ज्यादा आप इनकी मात्रा को बढ़ा सकते हो, और उतना ही ज्यादा आप इनको यूज भी कर सकते हो। जबकि अनवीकरणीय, इनके क्या होता है, इनके अत्यधिक प्रयोग से क्या है, ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड मात्रा में है, उत्पन्न होने में लाखों वर्ष लग रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा उपयोग कर रहे हो तो क्या होगा, ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, और एक बार समाप्त होने के बाद में इनको उत्पन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है, या फिर कई सारे, जैसे हमने बताया कि उत्पन्न ही नहीं होते हैं दोबारा। अब नवीकरणीय में एग्जाम्पल जंगल, वन्य जीव, भूजल, मिट्टी, और अनवीकरणीय में जीवाश्म, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये मुख्य अंतर था।
अब यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से आप भी देख सकते हो, नेचुरल रिन्यूएबल में सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास है। नॉन रिन्यूएबल में कोल यानी कोयला, तेल, गैस, स्टोन्स हैं, इनको जो कि दोबारा से रेन्यू होने में इनको बहुत अधिक समय लगता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए थे, कुछ सम्मेलन हुए, कुछ प्रोटोकॉल्स जो तैयार किए गए थे, बनाए गए थे इनके संरक्षण के लिए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर है, सबसे पहला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसे आप कह सकते हो फर्स्ट अर्थ मीट बोल सकते हो, ठीक है। चलिए समिट कह सकते हो सम्मेलन को, फर्स्ट अर्थ समिट। चलिए अब इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था, यानी 3 to 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में इनका आयोजन किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लगभग 172 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें जो चर्चा हुई थी और जो समझौता हुआ था वो किस किस पर हुआ था? एक तो ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। इसके बाद में जो एजेंडा 21 है ये क्या है? इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, जिसे कि हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, इसके समर्थन में जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन है उनमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। जो अभी आपने पहले देखा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 पर समझौता हुआ था, तो इसको जो है स्वीकार किया गया था। और इसमें जो खर्च होने वाला पैसा था उसके लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है। इसमें जो है इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, ठीक है। जबकि आपका जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था वो आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था और 1992 में हुआ था, और द्वितीय है ये आपका 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ओके, तो जनरली जो सम्मेलन होते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि वो किस पर्पस के लिए वो सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, किस ईयर में किया गया था, या फिर उस सम्मेलन को और क्या कहते हैं। तो इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट क्योटो सम्मेलन या फिर क्योटो प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं। तो दिसंबर 1997 में, यानी कि जब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उसी टाइम पर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो क्योटो सम्मेलन है ये किस पर्पस के लिए आयोजित किया गया था। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, और स्पेशली पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो हम ग्लोबल वार्मिंग से भी बच सकते हैं। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में ये क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, HFC, कार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया और इसके उपयोग में कटौती करने के लिए कहा गया। यानी कि इस सम्मेलन में ये कहा गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, HFC आई थिंक यहाँ पर CFC होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और कार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। तो ये सारे गैसों को जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया, और ये डिस्कस हुआ कि मतलब ये बात वहां पर समझौता हुआ, ये बात हुई कि इसके उपयोग के में जो है कटौती करनी चाहिए और हर एक देश को इसकी कटौती करनी चाहिए, तभी ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या फिर ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो क्योटो सम्मेलन है इसको ग्रीन हाउस सम्मेलन और विश्व पर्यावरण सम्मेलन इनके नाम से भी जाना जाता है। फिर है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो पहला 1992 में, दूसरा 1997 में, और ये तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन है इसका आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर को 2002 में जोहान्सबर्ग में किया गया था। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है 1992, 97 और ये 2002 में जोहान्सबर्ग में किया गया था।
इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर सहमति तैयार की गई थी और इस सम्मेलन का चूंकि कोई परिणाम नहीं निकल सका और जो इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो टोटल 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जो कि अलग अलग देशों से आए हुए थे। ओके, तो ये था आपका पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ पर ये कुछ आपके सम्मेलन थे जो कि आपके प्राकृतिक संरक्षण यानी संसाधनों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए तो उनके बारे में ये बात थी। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि आपने कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट में डिस्कस कर लिया है कि और किस किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर ये जो आपका ये MS वर्ड है, वर्ड फाइल है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन जरूर कर लें। होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको आप जो टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर होम साइंस लेट्स क्रैक इट उसको आप सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आपको इसका मैं वर्ड फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।